नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवालिका और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज की खास पेशकश मार्गदर्शन। आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपने करियर को लेकर किसी भी कंफ्यूजन में हैं, तो ये प्लेटफॉर्म, ये कार्यक्रम आपके लिए है। क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में हम एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं और एक्सपर्ट्स करते हैं आपका मार्गदर्शन और बनते हैं लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। हमारे खास कार्यक्रम मार्गदर्शन में हम आपको उन लोगों से रूबरू करवाते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब देते हैं और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। मार्गदर्शन की आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं खरगोन से विनोद कुमार गुप्ता, जो जीएम क्लासेस के डायरेक्टर हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर मार्गदर्शन में। नमस्कार मैम। चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और मार्गदर्शन में वो तमाम सवाल हम विनोद जी के सामने रखेंगे जो छात्रों के मन में अक्सर उठते हैं, छात्रों के मन में या उनके पेरेंट्स के मन में, साथ ही साथ टीचर्स के लिए भी किस तरह से स्टूडेंट्स को बेहतर गाइडेंस किया जाए, इसे लेकर हम बातचीत करेंगे। विनोद जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी जीएम क्लासेस के बारे में। आप बताएं हमारे दर्शकों को, जीएम क्लासेस कितने सालों से संचालित हो रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं, कितने स्टूडेंट्स आपके यहाँ पढ़ते हैं? मेरे बारे में परिचय देने के पहले मैम, मैं सबसे पहले बंसल न्यूज़ का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा है कि मैं अपने विचारों का अभिव्यक्त कर सकूं। साथ ही साथ मैं अभिवादन इस चीज़ के लिए भी करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने एक ऐसे कार्यक्रम का संचालन किया है जिसमें बच्चों और अभिभावकों की समस्याओं और उनका निदान किया जा सके। जी विनोद जी। मैम, हाँ, हमारी जो मार्गदर्शन है, हमारी जो क्लासेस है वो पहली बात जेतापुर सनाद रोड पर स्थापित है और कक्षा पहली से लगा के 12वीं तक का अध्यापन कार्य किया जाता है। साथ ही साथ हम प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी करवाते हैं, जिनमें हमने विगत वर्ष में कुछ उत्कृष्ट परिणाम भी दिए हुए हैं। और हमारे यहाँ बेसिकली 11th-12th में मैथ्स और बायो की स्ट्रीम से चलती है और प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमारे यहाँ पर एडेट, पीएनएसटी, नीट और जेई की तैयारियां गत वर्ष से हमने प्रारंभ की हुई है। जी विनोद जी, मैं साथ ही जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को भी ये बताएं कि जिस तरह से डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी अब इजीली एक्सेसिबल हो गई है, लगभग हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। ऐसे में ये जानना चाहूंगी कि जीएम क्लासेस किस तरह से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में भी क्लासेस चलाए जाते हैं, यूट्यूब पर भी स्ट्रीमिंग होती है। जीएम क्लासेस किस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है? सबसे पहली बात पे हमने हमारे तरफ से इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी हमारे आने का प्लान चल रहा है। इंस्टाग्राम पे लाइव स्ट्रीमिंग चलती है, वीडियो लेक्चर से थ्रू चलते हैं, हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज जो हम बच्चों को दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे छोटे छोटे वीडियोस बनते हैं जिसको बच्चे बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं और यही बच्चों और अभिभावकों का प्यार मिलता रहा तो हम जल्द ही यूट्यूब पे हमारे खुद का चैनल लेके आएंगे जिससे हर बच्चे तक हमारा नॉलेज पहुंच सके। बिल्कुल विनोद जी, क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, तो ऐसे में बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के अच्छे प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें और इनकी रेगुलर स्ट्रीमिंग को देखें ताकि उनके पढ़ाई के जो टॉपिक्स हैं वो भी मजबूत हो। साथ ही साथ पेरेंट्स भी उनके सोशल मीडिया पे एक नज़र बनाए रखें कि कैसा कंटेंट बच्चा देख रहा है। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक कोचिंग क्लासेस के आप डायरेक्टर हैं, साथ ही टीचर भी हैं। कई तरह के बच्चे आप क्लास में देखते होंगे। अगर क्लास में 30 बच्चे होते हैं तो कुछ पढ़ाई में कमजोर हैं, कुछ पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे में आप कमजोर बच्चों पर कैसे फोकस करते हैं और जो पढ़ाई में अच्छे बच्चे उनको कैसे बढ़ावा देते हैं? सबसे पहली बात मैम, जो कमजोर बच्चा है उसके लिए हमने अलग अलग क्लासेस बनाई हुई है जिसमें हम बच्चों पर विशेष कर ध्यान दे सके। हमारे यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम होता है। बच्चे में कोई वीकनेस है,
कोई मेंटल ट्रॉमा से जा रहा है या अन्य कोई स्ट्रेस है उसके दिमाग में, तो हमारे यहाँ पर जो काउंसलर हैं वो बैठकर उन सारी समस्या को समाधान करते हैं। साथ ही साथ वीक बच्चे को हम देखें पहले कि उसमें कहाँ से कमजोरी आ रही है, और जो श्रेष्ठ बच्चा है उसके लिए तो हम मॉक टेस्ट और साथ ही साथ रेगुलर क्लासेस और अदर जो भी चीज़ें हम संभव उनके लिए कर सकते हैं वो सारे निरंतर प्रयास चल ही रहे हैं मैम। जी, बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है विनोद जी एक्स्ट्रा क्लासेस। जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े पीछे रह जाते हैं, कई बार कई वजह से पीछे रह जाते हैं, कई बार सब्जेक्ट का डर होता है, कई बार टीचर्स का डर होता है। ऐसे में ये पहचानना कि बच्चा आखिर कहाँ पर पीछे रह रहा है ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आपने कहा कि आप लोग एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं और ख़ासतौर पर बच्चों को पर्सनल लेवल पर ध्यान दिया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। जो भी छात्र और उनके पेरेंट्स हमें देख रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत जानकारी वाला विषय है कि जहाँ पर आपके बच्चे की काउंसलिंग होती हो, उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हो, ऐसी ही जगह अपने बच्चे की कोचिंग लगाएं या फिर उसे ऐसे ही इंस्टीट्यूट में भेजें। विनोद जी, एक बहुत अहम पड़ाव होता है स्टूडेंट की लाइफ में, वो होता है एग्ज़ाम, जिससे बच्चे को बहुत डर लगता है, चाहे वो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, चाहे वो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हो। और एग्ज़ाम का वक्त ऐसा वक्त है जब टीचर्स की भी एग्ज़ाम चल रही होती है। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में हमें कुछ बताइए, साथ ही जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स भी दीजिएगा। सबसे पहली बात मैम, जहाँ आपने अभी जो परीक्षा की बात की है, परीक्षा का महत्वपूर्ण तथ्य यहीं से स्टार्ट हुआ है क्योंकि अभी टाइम चल भी रहा है परीक्षा के लिए, बच्चों के लिए। और अभी माता पिता, अभिभावक और गुरुजनों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि हम बच्चों पर अपनी मर्जी ना थोपें। बच्चों के लिए स्पेशल जो हो सकता है वो करने की कोशिश करें, बच्चों को प्रोत्साहन करें। साथ ही साथ हमें टाइम मैनेजमेंट जैसी चीज़ों को भी फॉलो करना चाहिए। बच्चों से मैं एक ही बात कहूँगा और सारे अभिभावकों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बच्चों को सपोर्ट करें। अभी के टाइम में बच्चे अभी मेंटल ट्रॉमा में, अभी जो चल रहा है समय, वो एक अलग ही समय है जिसमें बच्चों को स्नेह, प्रेम, सहयोग, सपोर्ट, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है। अभी फिलहाल में बच्चों को टिप्स देने की बात मैं करूँगा। मेरे यहाँ पर संस्थान में हमारे यहाँ से डेली प्रैक्टिस पेपर लगवाए जा रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लगवाए जा रहे हैं। जैसे 11th-12th में हमारे यहाँ मैथ्स बायो के स्ट्रीम से चल रही है, तो हम लोग पर डे सेगमेंट हमने बांटे हुए हैं। हमने न्यूमेरिकल सेगमेंट अलग से बांटा हुआ है कि जिससे बच्चा अच्छे मार्क्स से गेन कर सके, उसका नॉलेज भी अच्छा डेवलप हो सके। हमने न्यूमेरिकल सेक्शन अलग बांटा हुआ है जिसका हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं। साथ ही साथ हमने जो वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन हैं उनका सेगमेंट अलग बांटा हुआ है। साथ ही साथ डेरिवेशंस का सेगमेंट अलग बांटा हुआ है। मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद फिजिक्स का टीचर हूँ और फिजिक्स में क्या क्या दिक्कतें आती है बच्चे को मैं अच्छे से जानता हूँ। तो सारी जो डेली प्रैक्टिस पेपर होते हैं ये हर बच्चे को लगाना चाहिए। ये जितना ज़्यादा लगा सकेंगे उतना ही अच्छा रहेगा सभी बच्चों के लिए। जी, तो अहम टिप अभी विनोद जी ने दी है। जो भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं जिनके एग्ज़ाम्स करीब है, ख़ास तौर पर वो बच्चे जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अगर आपने प्रैक्टिस पेपर अभी भी नहीं लगाए हैं तो कुछ वक्त आपके पास अभी भी बकाया है। आप प्रैक्टिस पेपर्स का इस्तेमाल करें। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे वो उठा के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस तरह की टिप्स विनोद जी ने दी है उसको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। विनोद जी, एक बहुत अहम पहलू होता है वो है टाइम मैनेजमेंट एक स्टूडेंट की लाइफ में, क्योंकि स्टूडेंट फेज़ में जो भी बच्चा सीखता है उसके लाइफ टाइम कभी ना कभी वो चीज़ें काम आती हैं। तो ऐसे में आप टाइम मैनेजमेंट बच्चों को कैसे सिखाते हैं? मैम, जैसे कि मेरा मानना है कि अभी जो दौर चल रहा है वो प्रतियोगिता परीक्षाओं का दौर चल रहा है। आज नहीं तो कल हमें प्रतियोगिता परीक्षाओं में जाना ही है। तो हमारे यहाँ बेसिकली बच्चे को 11th-12th से ही हम उनके माइंड कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं कि उन्हें प्रैक्टिस पेपर टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए लगाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर 30 मिनट्स का मॉक टेस्ट ले रहे हैं हम, जिसमें वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन से डाले गए हैं। तो बच्चे को छोटे छोटे सेगमेंट बांटना पड़ेगा पढ़ते समय। हमारे पास जो मेजर पोर्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, तो उसको पर डे अपनी दिनचर्या के हिसाब से बांटना पड़ेगा। क्योंकि आप जैसे देख पा रहे हो, हमने इसी वर्ष में हमने एडेट और अन्य प्रतियोगिताएं परीक्षाएं उनमें हमने बच्चों को उत्कृष्ट परिणाम दिए हुए हैं।
तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं बच्चों को बस एक ही बात कहूँगा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप डेली एक ही काम कीजिए कि आप अपनी दिनचर्या को ऐसे बनाएं जिसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग ड्यूरेशन में बांट सके, जिसमें आपका स्पोर्ट्स भी और आपके डेली जो रूटीन है वो भी शामिल हो सके। घबराना नहीं है। पूरे दिन में आप अपने आप को नहीं हो ज़्यादा तो 6 घंटे देने का प्रयास करें। अभी के टाइम के हिसाब से आगामी परीक्षाओं को देखते हुए मैं बोल रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है विनोद जी शॉर्ट टर्म गोल्स रखना। जिस तरह से आपने कहा कि छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करें, एक सब्जेक्ट में ही कई सारे डेरिवेटिव्स निकालें। जिस तरह से आप मैथ्स की भाषा में समझा रहे हैं वो भी काफ़ी रोचक लगता है बच्चों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें आसानी से वो समझ पाते हैं क्योंकि इन सब टर्म्स से वो रोज़ गुजर रहे होते हैं। विनोद जी, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते, या फिर 2-4 दिन फॉलो करते हैं फिर वही वापस आ जाते हैं कि टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ेंगे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों को बताएं कि प्रायोरिटीज वो किस तरह से रखें सब्जेक्ट की। सबसे पहले वीक सब्जेक्ट को रखें या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर फोकस करें? अभी फिलहाल मैं आपके माध्यम से सारे बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि जो वीक सब्जेक्ट है उनको पहले प्रायोरिटी दे, उनको पहले प्राथमिकता दे। जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, हमारे पास इतना समय जरूर रहेगा कि हम अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड कर सके। कमजोर सब्जेक्ट में जैसे बात कर ले, सब बच्चों की, हर बच्चे की मैं मानसिकता अभी लगभग जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बच्चों के जो जनरली प्रश्न मेरे पास आते हैं उसमें यही प्रश्न आते हैं कि सर फिजिक्स से हमको डर लगता है, फिजिक्स हमें समझ में नहीं आती है, फिजिक्स को न्यूमेरिकल हमसे बनते नहीं है, ये कॉन्सेप्ट कैसे लगाएं। तो मैं बच्चों को बस एक ही सजेशन देता हूँ कि बेटा आप पहले फिजिक्स जिससे डर लग रहा ना, आप उसी पर ही कमांड हासिल करने की कोशिश करो। मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए हमारे पास पर्याप्त समय आएगा, लेकिन इस पर अभी से कमांड हासिल करना स्टार्ट करें। तो वो मेरा मानना ये है कि बच्चों को पहले जो बिल्डअप होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, छोटे छोटे सी चीज़ें वो सीखना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होने के बाद थ्योरेटिकली नॉलेज, उसके बाद प्रैक्टिकली नॉलेज, और उसके बाद वो सारे न्यूमेरिकल लगाते जाए। स्टेप बाय स्टेप वो मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो वो अपने आप में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा विनोद जी। आपकी बातों को मैं एक बार दोहराना चाहूँगी, हाईलाइट करना चाहूँगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं। पहली बात तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, जैसे कि विनोद जी ने कहा। उसके बाद आपको थ्योरी पे फोकस करना है और साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी फोकस करना है। ये 3 सारी चीज़ें। सबसे पहले वीक सब्जेक्ट पर फोकस करें और साथ ही साथ छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में बांट ले। शॉर्ट टर्म गोल्स रखते हैं तो कभी भी उन्हें अचीव करना आसान हो जाता है। और विनोद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि देखिए, जब पढ़ाई के साथ एग्ज़ाम्स आते हैं और एग्ज़ाम्स के साथ आता है ढेर सारा प्रेशर, और कई बार प्रेशर जो होता है वो बच्चे खुद से नहीं ले रहे होते, लेकिन पेरेंट्स की ओर से भी काफ़ी उम्मीदों का प्रेशर होता है। तो ऐसे में जो बच्चे एक मेंटल ट्रॉमा झेल रहे हैं या फिर एक प्रेशर से गुजर रहे हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? या फिर आपकी कोचिंग में भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे, उन्हें आप कैसे संभालते हैं? मेरा यह संदेश अभी सारे गुरुजनों और समस्त माता पिताओं के तक पहुंचना चाहिए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों पर ये जो समय चल रहा है उस पर उन्हें किसी भी प्रकार का प्रेशर ना डाले, अपनी मर्जी उन पे ना थोपे कि बेटा ये कर ये मत कर। आप उनको सहयोग करो। अभी के समय में हमारे यहाँ पर भी ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती है, तो हम बच्चों से 1 to 1 कनेक्ट होकर उनसे उनकी सारी बातें पूछते हैं। क्या समस्या है, क्यों समस्या आ रही है, उन समस्याओं का क्या क्या निदान निकल सकता है, वो सारी बातें हम बच्चे और उनके माता पिता से 1 to 1 कनेक्ट होकर उनको समझाने का प्रयास करते हैं। अभी जो समय चल रहा है उसमें जितना हो सकता है बच्चों को थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखिए। बच्चों के जितने भी हो सकता है जो वीक सब्जेक्ट जा रहे उनको वहाँ पर आप मेंटल स्ट्रेस में मत डालिए कि बेटा ये तेरे को इतने ही नंबर लेके आना है। बच्चे को ये बताइए कि बेटा ठीक है, जितने भी नंबर आ रहे ना ठीक है, नंबर से जीवन बड़ा नहीं होता है। ये बातें वो जब अभिभावक और गुरुजन सब समझ लेंगे तो मेरा प्रयास है कि शायद से जो बच्चों में मेंटल ट्रॉमा या जो एक्सीडेंटल अभी फेस चल रहा है, बच्चे सुसाइड वगैरह जैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो शायद से ये चीज़ें रुक जाएगी। ये सारी चीज़ें वो समझ लेंगे तो
जी, बेहद ज़रूरी हो जाता है विनोद जी, टीचर्स का और पेरेंट्स का बच्चों को सहयोग करना, उन्हें समझना और उन पर ख़ास तौर पर उन्हें प्रेशराइज़ ना करना, क्योंकि अक्सर हम जब टीचर्स से बातचीत करते हैं, मार्गदर्शन के कई एपिसोड्स हमने किए, सभी टीचर्स का एक ही कहना है कि कभी भी आप बच्चों को दूसरों से कंपेयर ना करें। उसका परफॉर्मेंस उसके पहले के परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाए कि बेटा आपने पहले इतना अच्छा किया था, अब आप क्यों पीछे पड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप बच्चों को दूसरों से कंपेयर ना करते हुए उन्हीं के परफॉर्मेंस का रिजल्ट उन्हें दिखाएं कि देखिए आप और भी बेहतर कर सकते हैं, तो बच्चा शायद बेहतर करेगा। और ये बात आप भी विनोद जी कह रहे हैं, और ऐसे में मैं चाहूंगी कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, खासतौर पर वो दर्शक जिनके बच्चे अभी बोर्ड्स एग्जाम देने वाले हैं या फिर जो जिनके एग्जाम्स करीब आने वाले, उनके लिए भी ये टिप बहुत ही ज़्यादा काम की है। विनोद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है, डिजिटलाइजेशन बढ़ चुका है, हर किसी बच्चे के हाथ में अब मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन के साथ सोशल मीडिया भी। तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात मैम कि सारे बच्चे और अभिभावकों को मेरी एक सूचना जानी चाहिए, सभी सभी तक मेरा ये मैसेज जाना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी को किस वे में यूज़ कर रहे हैं। हम जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं वो कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है। आज आप भी जानते हो एआई के नए नए फीचर्स आ चुके हैं, यूट्यूब से हैं, इंस्टाग्राम है और अदर प्लेटफॉर्म है। कभी वो चीज़ हमारे बेनिफिशियल है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे हाथ में यूट्यूब है, तो पेरेंट्स को भी नज़र में रखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या यूट्यूब पे जाकर सिर्फ पढ़ाई संबंधित या कैरियर संबंधित चीज़ें ही वो एब्जर्व कर रहा है, क्या अदर गतिविधियों में नहीं जा रहा है। बच्चे को अभी ये नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बड़े बच्चे जहाँ तक होते हैं तो कुछ कुछ हद तक वो समझते हैं कि एआई क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी के क्या मिस यूज़ है, क्या यूज़ है, क्या बेनिफिट्स है, क्या उसके प्रोज निकलेंगे। तो ये सारी चीज़ें मालूम होती है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उन्हें इन चीज़ों के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। तो जनरली सारे अभिभावकों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बच्चों पर इतनी सी विशेष दर्जे से नज़र रखें कि क्या वो गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ तो नहीं कर रहे। बाकी मैं टेक्नोलॉजी को मैं यही मानता हूँ कि हर बच्चे को टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। यदि बच्चे को टेक्निकल नॉलेज नहीं है जी, तो वो पिछड़ा पाया जाएगा। ये मान के चलिए कि वो आज के वो 30 साल पहले के दौर में चला जाएगा। बिल्कुल विनोद जी, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि एआई और यूट्यूब का इस्तेमाल तो बच्चे कर रहे हैं, लेकिन उस पर कई तरह का कंटेंट सामने आता है, और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स उस बारे में अवेयर नहीं होते हैं कि कैसा कंटेंट कंजम्पशन हमारा बच्चा कर रहा है। ऐसे में रेगुलेशन बनाए रखना, हमेशा निगरानी रखना पेरेंट्स की तो जिम्मेदारी बनती है। साथ ही साथ क्या आप ये भी मानते हैं कि जो कोचिंग और इंस्टीट्यूट में बच्चा सबसे ज़्यादा समय बिताता है, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चे वहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए वो सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो? बिल्कुल मैम, हर स्कूल, हर कोचिंग संस्थान, चाहे कोई सा भी हो, उन्होंने अपने यहाँ पर महीने 2 महीने में हर बच्चों के प्रति एक कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम रखना चाहिए, जिसके माध्यम से बच्चों तक एक संदेश जाना चाहिए कि आप जो यूट्यूब चला रहे हो उसमें कौन सा कंटेंट आपका बेनिफिशियल है, कौन सा कंटेंट बेनिफिशियल नहीं है। आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो बेटा इंस्टाग्राम पे कौन सा कंटेंट आपके लिए ठीक है, कौन सा कंटेंट ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि अभी जो जितने कनेक्टिंग एप्स आए हैं उनका ज़्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा पढ़े को छोड़कर अदर ऐप में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। जी, एक समय था जब बच्चा बुक्स पढ़ता था, बुक्स से सीखता था, टीचर से कनेक्ट होता था, टीचर कुछ प्रॉब्लम होती टीचर से बात कर रहा है। लेकिन अभी के टाइम में बच्चा टीचर से बात करने में हिचकिचाता है, पता नहीं उनके मन में ऐसी कौन सा दुविधा है। साथ ही साथ वो बुक्स का पढ़ना भूल चुका है, वो ज़्यादातर कुछ भी समस्या आती है तो यूट्यूब का यूज़ करता है। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि बच्चे अपना मैक्सिमम टाइम बुक्स के साथ शेयर करें, अपनी कोई समस्या है तो अपने गुरुजनों के साथ बात करें, क्योंकि गुरुजन भी तो आपके एक तरीके के मित्र ही है, आपके सहपाठियों के जैसे ही तो हैं, जो आपको अच्छे और बुरे के साथ वो बताएंगे। जब आप पढ़ोगे तो एक वो टीचर फॉर्म में रहते हैं,
जब आप नहीं पढ़ते हो और आप आपकी समस्याएं बताते हो, तो वो बिल्कुल आपके एक मित्र भाव रखते हुए आपको हर बात के बारे में, अच्छे और बुरे के बारे में ज्ञान देते हैं। तो जितना हो सके, जितने भी ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम या अदर ऐप्स हैं, उनसे थोड़ा सा बचकर रहें, बाकी तो सब ठीक है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने विनोद जी। एक हेजिटेशन जो टीचर और स्टूडेंट के बीच होता है, उसे मिटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बच्चा जो बातें कह नहीं पाता है, उसे अपने फ़ोन पे वो साधन ढूंढता है कि वो दूसरों से शेयर कर पाए, और कई बार गलत राह पर भटक जाता है। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर ट्यूशन में बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाते होंगे, तो किस तरह की एक्टिविटीज़ आप उन्हें एंगेज करने के लिए करते हैं? सबसे पहली बात मैम, हमारे यहाँ पर हर 15 दिन में हमारा आउटडोर गेम एक्टिविटीज़ हम रखते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी हो गई। तो इससे क्या है कि उनकी मेंटल स्ट्रेस कम हो सके, उनकी जो डेली लाइफ है वो बहुत अच्छे से हो सके। हमारे यहाँ पर खेल खेल में सीखो, इस तरीके की प्रतियोगिताएं हम आयोजित करते हैं छोटे बच्चों के लिए। बड़े बच्चों के लिए हम मॉक टेस्ट वगैरह, जब बच्चे अच्छा से अच्छा प्रयास करते हैं सीखने का, खेल खेल में सीखते हैं, तो उन बच्चों को हम प्रोत्साहन देने के लिए एक छोटी मोटी प्रोत्साहन गिफ्ट वगैरह के स्वरूप में देते हैं, जिससे बच्चों को सीखने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है मैम। तो सारे बच्चों को हम कुछ इसी वे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन सब चीज़ों में भी बच्चे इन्वॉल्व हों, ताकि उनका माइंड हमेशा फ्रेश बना रहे। विनोद जी, आप लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे में आपसे ये जानना चाहूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र में आप बंसल न्यूज़ के योगदान को कैसे देखते हैं? बंसल न्यूज़ मेरे हिसाब से जी, बंसल न्यूज़ के का योगदान एक को आप कैसे अमूल्य देखते हैं? जी। योगदान रहा है। बंसल, हाँ, बंसल बंसल समूह शिक्षा में अपने ही एक परचम फहराया हुआ है। उसे किसी भी पहचान की कोई मोहताज नहीं है। उसने उन बंसल समूह शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास की ओर ज़्यादा ध्यान दिया है। मेरा मानना है कि जब पेरेंट्स कॉलेज विजिट के लिए आते हैं, बंसल कॉलेज आते हैं, तो बच्चों के वो देखते हैं कि ये ऐसा कॉलेज है जहाँ पर 100% प्लेसमेंट, जॉब प्लेसमेंट, साथ में अच्छे पैकेज मिलेंगे, साथ ही साथ बच्चों पर जहाँ वहाँ के जो शिक्षक होते हैं, एकदम अभिभावक हो जैसा व्यवहार करते हैं। तो मेरे हिसाब से जॉब प्लेसमेंट हो, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा हो, या आपको अदर फीचर से देखना हो, तो बंसल कॉलेज ने अपना अलग ही नाम स्थापित किया है, अलग ही परचम स्थापित किया है। जी जी, विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मार्गदर्शन पर जुड़े और साथ ही साथ अपने विचार साझा किए। जी, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश मार्गदर्शन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे बंसल न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।